बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप सभी का बैठक पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत कुछ हो गया है। इलेक्शन शुरू हो गए हैं और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और फायरिंग की भी जो है खबर सामने आ रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनिया जी। नमस्कार सोनिया जी। नमस्कार कल्पना। तो सोनिया जी, जैसे कि आपको पता है ये पीओके में क्या सिचुएशन चल रही है आजकल, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को समझाइए कि ये सिचुएशन क्यों बनी। धन्यवाद कल्पना, आपने मुझे यहाँ आने का जो इनविटेशन दिया। इस टॉपिक के ऊपर जब मैं ये रिसर्च कर रही थी और जब ये पता चला कि इस एक हफ्ते में जो जो चीज़ें पीओजेके में लोगों के साथ हुई है और इस सारी रिसर्च को जब मैं पेन डाउन कर रही थी तो इवन आई रियलाइज कि ये जितनी भी चीज़ें वहाँ लोगों के साथ हो रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो विजुअल सामने आए हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, वो बहुत ही दुखदाई वीडियोस हैं जी। जैसा हम सबको पता है कि 27 जुलाई को पीओजेके में इलेक्शंस हुए हैं, उसके मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं ये वहाँ की 13 सीटों के लिए इलेक्शंस करवाए गए हैं। और वहाँ की एक पार्टी है जो कि जैक बोलते हैं, JAAC। इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो जैक है, इट इज़ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वहाँ की सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीओजेके के लोगों के ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़, ऐसे मुद्दों पे बात करती है। और साधारण भाषा में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे भारत में RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसी तरीके से पीओजेके में जैक है जो काम करती है। और इस इलेक्शंस का जो बॉयकॉट है, पहले ही जैक ने अनाउंस कर दिया था कि वी आर गोइंग टू बॉयकॉट दिस इलेक्शन। ओके, सो मतलब बॉयकॉट के बाद भी जो है वोटिंग करवाई गई। तो सरकार ने भारी सुरक्षा देते हुए ये जो वोटिंग है वो ऑर्गेनाइज़ कराई थी। और इस वोटिंग को 3 चरण में करवाया गया, जिसमें से एक चरण ऑलरेडी 27 जुलाई को हो चुका है और बाकी के 2 फेजेस जो हैं अभी भी बाकी है। ये अलग अलग फेजेस में इसलिए भी कराया गया ताकि जो सिक्योरिटी पर्सनल है उसको पूरी एक जगह पे ही तैनात करके जो सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया जाए। एंड जो पंजाब प्रोविंस से ऐसा सुना है कि 14,000 जो पुलिसकर्मी हैं उसको बुलाया गया था वहाँ की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। और वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई, वहाँ पे इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी बंद कर दिया गया, वहाँ मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई, इवन बिजली और पानी तक उस एरिया में बंद कर दिया गया कि कहीं भी इसके वीडियोस बन के लीक ना हो। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो वोटिंग हुई है इसमें काफ़ी गड़बड़ी भी हुई है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस वोटिंग में गड़बड़ी की है। और जो यहाँ पे जो वोटर है, जो रजिस्टर्ड है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, लगभग 14.5 लाख के आसपास जो वोटर है वो रजिस्टर्ड था। बट जो वोटिंग हुई है वो 10% से भी कम लोगों ने वोटिंग की है। तो इससे क्लियर ये पता चलता है कि कितना वहाँ के लोगों में आक्रोश है सरकार को लेके, और उनका सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। सोनिया जी, फिर 28 जुलाई को क्या हुआ था जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी जैक के बारे में बताया, तो 28 जुलाई को जैक ने एक मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो निकाला था। रावलकोट शहर की तरफ ये जो मार्च है ये बढ़ रहा था जी। और रास्ते में एक मॉब भी था जो इसके साथ आके मिल गया और वहाँ पे जो सेक्शन 144 की धारा जो है वो लगी हुई थी। और इतने में ऐसा भी देखने को मिला कुछ वीडियोस में कि कुछ पथरावबाजी वहाँ पे शुरू हो जाती है, पर वो पत्थर आ कहाँ से रहे थे वो कुछ किसी को पता नहीं चल रहा था। एंड जो जैक है उन्होंने ये बोला है कि हमारा इस पत्थरबाजी में किसी तरीके का लिंक नहीं था। और इसी उधर से और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ही ये पथराव
करवाया था। ओके। और इसका एडवांटेज लेते हुए उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट के लिए जो ये लोग थे, या डेमोन्स्ट्रेटर्स मैं बोलूँगी, प्रोटेस्टर्स तो नहीं बोलूँगी, ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, प्रदर्शनकारी, ये बाइक्स के ऊपर सवार थे Okay. और इनके ऊपर फायरिंग कर दी, और जिसमें काफ़ी लोगों का जान भी चली गई। ओके, तो कितने लोगों की जान गई थी? अलग अलग रिपोर्ट्स में ये जो गिनती है वो अलग अलग आ रही है। तो जैक का दावा है कि वहाँ पे इस फायरिंग में लगभग 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और दर्जनों जो है घायल हो गए। बट दिस रिपोर्ट इज़ वेरिंग, दिस नंबर, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अलग अलग नंबर जो है वो सामने आ रहा है। कहीं पे 13 नंबर बोल रहे हैं, कहीं 60 बोला जा रहा है, और कहीं 80 लोग भी मारे जाने की आशंका सामने आई है। और हो सकता है कि ये जो नंबर है उसके आगे बढ़ने की भी प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस पर क्या कह रही है? देखो, जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कह रही हैं कि जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पहले जो है फायरिंग शुरू की। जबकि अगर आप जितने भी रिपोर्ट सामने आई हैं, किसी भी रिपोर्ट में ऐसा सामने नहीं आया कि किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या हुई हो। Okay. तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है तो दोनों तरफ के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मरेंगे जी। तो एक ही तरफ के अगर लोग मारे जा रहे हैं तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटिव जो फायरिंग है वो वन साइडेड ही थी। जी, सुना है कि पाकिस्तान के कोई मंत्री, उनका भी बहुत बड़ा जो बयान है वो सामने आ रहा है। हाँ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, राइट, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, उसी तरीके से ये जो उनके प्रदर्शनकारी और जो ये डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं ये उनके पाकिस्तान के भी दुश्मन है। And by saying so, he is trying to justify the deaths which have happened and the kind of brutal action which has been taken by security forces. ओके, तो ये जो बयान है इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखो, कंट्रोवर्शियल ये बयान इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये अपने, अगर पीओ जेके पे ये अपना क्लेम करते हैं, ये अपने लोगों को ही अपना दुश्मन बता रहे हैं। Okay. और अगर कोई लोग किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से अंधाधुंध जो फायरिंग हो रही है वो किसी सिविलाइज सोसाइटी को तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। अगर कोई लोग सरकार के किसी एक्शन को क्वेश्चन कर रही है ना, और उसके अलावा उसके अगेंस्ट अगर कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान की जान इतनी सस्ती है कि जो भी मुंह खोले उसको गोली से उड़ा दिया जाए। जी, तो इस पे जो ह्यूमन राइट्स संगठन हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखो, जो पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने इसकी काफ़ी निंदा की है, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया है। एंड इवन दे have said that they will try to conduct some special investigation जिसमें ये क्लियर निकल कर आए कि ये जो इस पूरी घटनाक्रम में हुआ क्या है और इसके जिम्मेदार कौन हैं। और इवन जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके बेस्ड, जिसका नाम कई बार सामने आया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस अनाउंसमेंट में उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है। सोनिया जी, भारत सरकार ने इस पूरे जो घटनाक्रम है इस पर क्या कहा है? हाँ, देखो, भारत ने भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है और 28 जुलाई को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने पाकिस्तान में जो जितना भी इलेक्शंस हुआ है ये बोला है कि ये एक उनकी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है। ये जो इलेक्शंस करवाए गए हैं पाकिस्तान में, ये वहाँ की एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज, ये जो 2 टर्म्स हैं ये दी गई है, उसको उन्होंने दी। और उसका कारण ये भी बोला कि जो इलेक्शंस है इसलिए भी करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों का जो ध्यान है, जो वहाँ का जो मेन मुद्दा है जो कि ह्यूमन राइट जो वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है, उस पे लोगों का ध्यान ना जाए। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भारत के JNK और जो लद्दाख है ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जो भारत का अभिन्न अंग हैं। एंड जो पाकिस्तान में जितने भी ये मास प्रोटेस्ट्स वगैरह चल रहे हैं, राइट, सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटिव ऑफ security forces atrocities and economic exploitation in Pakistan,
राइट जी। और इवन जो वहाँ के लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, इस सब चीज़ों को भी दर्शाता है। तो भारत की तरफ से सीधा इसको पाकिस्तान की नाकामी बताया जा रहा है। हाँ देखो, भारत का तो ये मानना है कि जो पाकिस्तान में जो पीओजेके के जो लोग हैं, उनको बेसिक जो एक फंडामेंटल जो ज़रूरत है इंसान की सरवाइव करने के लिए, वो क्या है, वो भी इनको, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको वो भी नहीं दी जा रही। जैसे कि बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, सोशल सिक्योरिटी है ना, एक साफ़ वातावरण है। इवन उन लोगों को तो उससे भी वंचित रखा जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पीओजेके के जो लोग हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान सरकार का जो ट्रीटमेंट है, वो किसी सौतेले बच्चे से कम नहीं है। ओके, तो मतलब दिलचस्प सवाल तो ये है सोनिया जी कि जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, तो दोनों का तरीका अलग अलग है प्रोटेस्ट करने का। ये जो अभी आपने रिसेंटली जो 28 जुलाई की जो ये घटना सामने आई है, वो तो यही दिखा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि कितना अलग है इंडिया का और पाकिस्तान का। बिल्कुल। आपको ये भी पता है कि भारत में भी इस हफ्ते कुछ प्रोटेस्ट जो है बहुत ज़ोरों पे था, जो जंतर मंतर पे चल रहा था, राइट। और एक प्रोटेस्ट है जो पाकिस्तान में हुआ है। सो इन सब चीज़ों को अगर देखना है तो हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला फ़र्क जो है वो ये है कि लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है। क्या हमारे लीगल फ्रेमवर्क में प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी गई है? तो इसका जवाब भारत के लिए है हाँ, क्योंकि भारत का जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अलाउ करता है पीसफुल प्रोटेस्ट इन इंडिया, राइट। एंड जबकि पाकिस्तान में भी ये जो प्रोटेस्ट है, उसका लीगल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है। बट हर बार क्या होता है, हमेशा इसे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ के साथ जोड़ के इसे एक जनरली एक घातक एक टर्न दे दिया जाता है। इसके ऊपर सिक्योरिटीज़ का एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता है। जैसे पता चला कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर एकदम से फायरिंग कर दी गई। भारत में जब ठीक है, और इवन ये तो एक लीगल फ्रेमवर्क की बात होती है, और अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करें तो फ्रेमवर्क तो दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में प्रोवाइड किया गया है, बट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है इन दोनों देशों में वो बहुत अलग है। जैसा आपने अभी भारत में देखा, तो अगर प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आए तो उनकी मांगें सुनी भी गई और जायज़ मांगें मानी भी गई, राइट। और ऐसा कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी के ऊपर फायरिंग जैसे जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया। तो भारत में प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है, काफ़ी डिकेड्स से चलते आ रहे हैं, है ना। मंडल कमीशन के टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था, किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, बट कहीं भी ये फायरिंग जैसी घटना सामने नहीं आई। जबकि ये प्रोटेस्ट जो हैं दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, कई महीनों तक चलते रहे। और इसके विपरीत अगर आप पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की और अगर आप देखें तो ये 1-2 दिन के अंदर ही इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। ओके सोनिया जी, इन सब में इंटरनेट और मीडिया की क्या स्थिति रहती है? देखो, इंटरनेट सस्पेंशन जो है भारत में भी समय समय पर किया गया है, बट अगर उसके साथ साथ जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काम करता रहता है और वो रिपोर्ट्स बाहर देता रहता है कि क्या कार्रवाई चल रही है, सरकार के क्या कदम है। बट अगर आप ये जो अभी पीओजेके में हुआ उसको अगर देखें तो ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज काट दी गई, मोबाइल सर्विसेज काट दी गई, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अलाउ नहीं किया कि वहाँ पे किसी तरीके की जो रिपोर्टिंग की जाए। नॉट इवन दिस, इवन वहाँ पे बिजली और पानी तक के कनेक्शंस भी काट दिए गए। और इस सब का पीछे अगर आप देखें तो एक आम इंसान को यही लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है जो ये बाहर दिखाना नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि अंदर चल क्या रहा है। जी सोनिया जी, इन सब में न्यायिक व्यवस्था है जो उसका क्या रोल रहता है? देखो, जो जुडिशरी है भारत में, पहली चीज़ तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और वो जगह जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हस्तक्षेप करती है, चाहे वो प्रोटेस्टर्स के अधिकार को लेकर हो या सिक्योरिटी पर्सनल की जो कार्रवाई है उससे रिलेटेड हो। बट अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो उनकी जो जुडिशरी है इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। पूरा वहाँ पे जो तंत्र है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फोर्सेस के हिसाब से ही चलता है। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया में जो अपनी बात रखने का तरीका वो ज़्यादा खुला है?
बिल्कुल, अगर आप देखें तो भारत जो है वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, राइट? और इसमें जो नागरिक है उसके मूल अधिकार का ध्यान भी रखा जाता है। ओके। करेक्ट। एंड हमारी जो जुडिशरी है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो इवन सरकार से भी जब सवाल पूछना हो तो वो उसमें पीछे नहीं हटती है। जबकि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो एज देयर जुडिशरी इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। Yes. तो पाकिस्तान आर्मी ही है जो कंट्रोल करती है आपके पॉलिटिशियंस को, पुलिस को, सिक्योरिटी को, ब्यूरोक्रेसी को, तो इन सब चीज़ों में जो कंट्रोल है, मेन पावर इज़ विद पाकिस्तान सिक्योरिटी, पाकिस्तान आर्मी मैं बोलूँगी। ओके, अगर बैलेंस तरीके से देखें, बैलेंस नज़रिए से देखें तो देखो, हर कंट्री में प्रोटेस्ट होते हैं और हर कंट्री का जो प्रोटेस्ट को लेकर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अलग होता है, करेक्ट। बट ये जो अभी पाकिस्तान में हुआ इसको हम ब्रूटैलिटी ही बोलेंगे और ये हम यही बोलेंगे कि जो अहिंसा है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का एक मेजर लेवल पे वायलेशन हुआ है। ओके। सोनिया जी, ये कहा जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट जो है एक हफ्ते से नहीं, तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। हाँ, इसकी शुरुआत जो है वो 5 जून को शुरू हो गई थी और लगभग तब से ये जो आंदोलन है ये चल रहा था। और इसने 27 और 28 जुलाई को जो एक काफ़ी हिंसक रूप ले लिया। ओके। सोनिया जी, अगर फायरिंग और प्रोटेस्ट को मतलब साइड रख के अगर बात करें भी, तो जो इलेक्शन चल रहा है उसका क्या नतीजा है? बिल्कुल, जो पहले चरण का जो इलेक्शन 27 जुलाई को हुआ है उसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। और जो पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान की, पीपीपी जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको सिर्फ 4 सीटें ही हासिल हुई है, जो कि उनके लिए एक बड़े धक्के की बात है। तो इस हार पर पीपीपी की क्या प्रतिक्रिया आई है? हाँ, पीपीपी के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, राइट, उन्होंने सरकार और प्रोटेस्टर्स दोनों से ये अपील की है कि जो भी चीज़ पीओजेके में हुई है या जो अहिंसा हुई है और इवन जो वोटिंग हुई है उसका सच जानने के लिए एक ट्रुथ कमीशन उसका गठन किया जाए। ओके, तो इस पर सरकार पक्ष की तरफ से क्या कहा गया है? सरकार ने भी जो है इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राना सनाउल्लाह, राइट, उन्होंने ये बोला है कि जो पीओजेके में जो इलेक्शन हुए थे ये बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। और इवन वहाँ का जो पाकिस्तान के सीएम हैं जिनका नाम है मरियम नवाज़, उन्होंने भी पीपीपी को बोला है कि अपनी हार को एक अच्छे तरीके से अपनी स्वीकार करें और बार बार ये दलीलें ना दें कि वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उसमें गड़बड़ी की गई है। ओके, मतलब इलेक्शंस को लेकर भी आपस में आरोप लगने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, एक तरफ सड़कों पे आम जनता उतरी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सब लगाने में बिजी हैं। तो अभी एक फेज़ का तो इलेक्शन जो फेज़ है वो ख़त्म हो गया है, पर इसीलिए बाकी 2 फेजेस में जो इलेक्शन है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके। सोनिया जी, यहाँ इंडिया की तरफ भी यानी लद्दाख में भी एक बड़ा अपडेट आया है, वो क्या है? हाँ, देखो, ये मुद्दा दोनों वैसे तो अलग हैं, बट वो जो एरिया वाइज अगर आप देखते हो तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा आपको पता है कि 2019 तक तो ये पूरा एक स्टेट था और बाद में जब 370 हटाया गया तो ये 2 यूटीज इनको बना दिया गया, राइट। तो लद्दाख ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इसका मेंशन आ ही जाता है। और हाल ही में जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये बोला है कि जो लद्दाख के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इनकी अपनी ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स जो हैं वो डेवलप की जाएंगी। ओके। हाँ, बनाई जाएंगी। सोनिया जी, इसमें ये 7 ज़िले कैसे बने? क्योंकि पहले तो लेह और कारगिल ही था सिर्फ। हाँ, अब इसके जो अप्रैल 2026 में इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया है। इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के जो नाम है शाम, नुब्रा, चांगथांग, जंस्कार और द्रास, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये मांग की गई है कि इन सब में अपनी अपनी जो ऑटोनॉमस है हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इन 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाएगी। और आर्टिकल 371 है जो इसमें क्या रोल है?
देखो, जो लद्दाख के पास अभी जो आर्टिकल 371 है जी। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी अभी तक लद्दाख को नहीं मिली है। और बट जो सरकार है वो एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि एक कस्टमाइज्ड आर्टिकल 371 जो है एक उसका फ्रेमवर्क पे काम किया जा रहा है, जिससे कि जो लद्दाख की ज़मीन है, लोगों के जो वहाँ पे नेशनल उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उनकी जॉब्स हैं, उनकी ज़मीन है, उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। सोनिया जी, ये मांग कब से चल रही है? जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2019 में जी। जब 370 JNK से हटाया गया था और लद्दाख और JNK को दो अलग यूटी घोषित कर दिया गया था, लगभग तब से ही यूटी बनने के बाद से ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेवलपमेंट अलायंस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी की मांग कर रही है। ओके तो मतलब ये कहा जा सकता है कि 370 जो हटा था उसका खालीपन भरने के लिए ये मांग की जा रही है। हाँ, एक तरह से बोला जा सकता है, जी। पर ये जो सब चीज़ें हैं ये अभी डिस्कशन ही है, इस पे जी। बातचीत ही चल रही है, इसके ऊपर कोई कानूनी तौर पे कोई लीगल जो है अनाउंसमेंट इसकी नहीं आई है। एंड फाइनली इसका एक फाइनल क्या रूप, अंतिम रूप क्या निकल कर आएगा, इसके ऊपर भी अभी कुछ तय नहीं, कुछ अच्छे से अभी बताया नहीं जा सकता। सोनिया जी, अब बात करते हैं 370 की, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बिल्कुल। अगर आप बता सकें एक लाइन में कि ये था क्या? ठीक है, अगर साधारण शब्दों में मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आर्टिकल 370 एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान था जो कि JNK को एक स्पेशल स्टेटस देता था, जिसके हिसाब से जो JNK है वो अपनी अलग व्यवस्था बनाने का JNK के पास अधिकार था जी। और 2019 में जिसको हटा दिया गया। तो अभी 2026 में इसे लेकर नया क्या हो रहा है? हाँ, JNK के जो CM हैं जी। ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने अभी एक मांग अपनी रखी है और उन्होंने सेंटर को ये चिट्ठी लिखी और उसमें अपना डिमांड किया है कि जो ऑनगोइंग पार्लियामेंट्री सेशन है उसमें आर्टिकल 370 को रिवाइव करने के लिए कानून की व्यवस्था की जाए। तो ये मामला अभी अदालत में भी है क्या? इससे जुड़ा हुआ एक मामला जो है वो अदालत में भी है। जो एक सुनने में आया कि एक सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस के बेंच के सामने ये मुद्दा रखा है, तो ये जो हलचल है ये अभी भी बनी हुई है। सोनिया जी, JNK की जो विधानसभा, इस पर भी कोई हलचल हुई थी क्या? हाँ, हाल ही में JNK की असेंबली में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। आर्टिकल 370 को रीस्टोर करने के लिए एक रेजोल्यूशन डाला गया है। इस रेजोल्यूशन का जो बीजेपी के जो MLAs हैं उन्होंने तो इसका काफ़ी विरोध किया है, जिस वजह से संसद में उस टाइम पे काफ़ी हलचल भी हुई थी, काफ़ी हंगामा भी हुआ। बट जो नॉन BJP MLAs हैं, है ना, उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन डाला कि जिसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को उनके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लागू करने की मांग की गई। और जो स्टेटहुड की मांग थी वो कहाँ तक पहुँची है अभी? देखो, JNK की जो स्टेटहुड की मांग है उसके ऊपर सिर्फ चर्चा ही हुई है और उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन जो है नहीं लिया गया है और इसका कोई ठोस जो कानून है संसद में लाया नहीं गया है। जबकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो, उनकी ये मांग है कि जो लद्दाख में शेड्यूल 6 की जो डिमांड है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी लद्दाख को दी जाए और उसकी भी उन्होंने मांग रखी है। तो सोनिया जी, कुल मिलाकर अगर देखें तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 और POK का जो मुद्दा है वो कुल मिलाकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो, जो 370 है वो JNK का मुद्दा है जी। 371 जो है वो लद्दाख से रिलेटेड मुद्दा है और जो POJK है वो जम्मू और कश्मीर का तो हिस्सा है ही है। तो अगर आप ऑब्वियसली ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक तो हो जाते हैं जी। और तीनों JNK में और लद्दाख में ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और सोशल ये काफ़ी रिफॉर्म्स जो हैं आ रही हैं। तो आगे क्या होने की उम्मीद सामने आ रही है? जैसा हमें पता है कि एक चरण के जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो गए हैं, जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 27 जुलाई को किया गया और उससे रिलेटेड जो हंगामा हुआ वहाँ पे,
जो जैक का रिएक्शन निकला है। और जी। उसने जैक ने अभी भी अनाउंस किया है कि जो प्रोटेस्ट है वो उनका अभी कंटिन्यू ही रहेगा। और अभी 2 चरण के इलेक्शंस अभी भी बाकी हैं, जैसे कि एक 2 अगस्त को होना है और एक 10 अगस्त को होना है। जी। तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि इसमें आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है गवर्नमेंट की और इवन प्रोटेस्टर्स का जी। किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। कि सुने जी, आपको क्या लगता है इसमें जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ने की भी संभावना है या कि नहीं? जैसे मैंने पहले आपको ये बताया कि जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन है उसने इस घटना की निंदा की है। जी। और इसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उनकी इस और जो स्पेशल कमीशन जो है उसको जो इस बारे में जांच करे उसको भी बनाने की मांग की थी। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल संस्था है उसने भी उसको समर्थन दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है पाकिस्तान पीओजेके में ये जो ब्रूटैलिटी का जो इन्होंने एटीट्यूड अपनाया हुआ है इसको कंट्रोल में नहीं किया जाता तो इंटरनेशनल लेवल पे दबाव तो बनना जाहिर सी बात है। धन्यवाद सोनिया जी, आपने पूरी रिपोर्ट हमारे व्यूवर्स के लिए तैयार की। थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी पूरी पीओके की सिचुएशन, जैसा कि आप सभी ने ही देखी। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि ये जो पीओके में सिचुएशन चल रही है इसमें आने वाले टाइम में और हालात बिगड़ सकते हैं? क्या आज़ाद कश्मीर के लोग भारत की तरफ मदद के लिए देख रहे हैं? दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की डिस्कशन वीडियोस आपके साथ और भी शेयर हो आगे फ्यूचर में, तो चैनल बैठक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो सबसे पहले जो है आपके पास जो है अपडेट आए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।